हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 11 के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का लिस्ट मैंने प्रिपेयर किया हुआ है, उससे डिस्कस करेंगे। और चैप्टर 1 से लेके अभी 3 तक, दूसरे वीडियो में चैप्टर 4 एंड 5, और तीसरे वीडियो में चैप्टर 6 एंड 8 का डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो ये जो पहला वीडियो है इसमें मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और इम्पोर्टेंट डिराइवेशन का लिस्ट बनाया हुआ है, and I will share that from which topic derivation is important and from which topic you must prepare for the numericals। ठीक है। तो कौन कौन से टॉपिक से न्यूमेरिकल का चांसेस ज़्यादा है, और उसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी के एग्जांपल्स और उसके एक्सरसाइज, जो जो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसे भी मैंने मार्क किया हुआ है। इसका एक लिस्ट अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है, तो आप अच्छे से देखिए और नोट कीजिए अपने नोटबुक में। तो चलिए शुरू करते हैं पहले चैप्टर 1 से। तो चैप्टर 1 जो कि फिजिकल वर्ल्ड है, तो दैट इज नॉट एन इम्पोर्टेंट चैप्टर। ओनली इसमें से एक ही क्वेश्चन समटाइम्स दे आस्क दैट व्हाट आर द फोर फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। ठीक है। ये तो फोर फंडामेंटल फोर्सेस सभी को पता है। ग्रेविटेशनल फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दीज आर द डिफरेंट फंडामेंटल फोर्सेस इन आवर नेचर। ठीक है। इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो है न्यूक्लियर फोर्स रहता है, और वीकेस्ट फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स। और फिर लॉन्गेस्ट रेंज फोर्स, कौन सा फोर्स सबसे ज़्यादा दूर तक एक्ट करेगा, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है। और शॉर्टेस्ट रेंज फोर्स न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स सबसे शॉर्टेस्ट है लेकिन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, और उसके खिलाफ ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट रेंज फोर्स है, और वीकेस्ट फोर्स माना जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स को। ठीक है। तो ये बहुत ही कम चांसेस है, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन आता है फिजिकल वर्ल्ड से तो ये 1 मार्क में या फिर 2 मार्क में क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। तो चैप्टर 2 में से देखेंगे अभी चैप्टर 2 जो कि है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। इस चैप्टर में 2 से 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें क्वेश्चन कौन से टॉपिक में, देखिए सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड एसआई यूनिट। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमें पता है, जैसे कि सीजीएस यूनिट हो गया, एफपीएस, एमकेएस, दीज आर डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और इनके बीच का कन्वर्शन, जैसे कि 1 न्यूटन को कितना डाइन होगा, 1 जूल का कितना अर्ग होगा, ये सभी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। और फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स, ये अच्छे से हमें याद रखनी होगी। जितना कि हमारा 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, वो सभी का एसआई यूनिट्स और उनका डायमेंशन अच्छे से याद रखना होगा। उसमें से अच्छे से आप देखिए लुमिनियस इंटेंसिटी जो कि है, उसका यूनिट है कैंडेला सी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है। और फिर आ गया सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर का आपको क्या देखना है कि उसका डिफरेंट रूल्स देखना है। सिग्निफिकेंट फिगर का हाउ टू फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर, उसमें से सिर्फ 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकता है सिग्निफिकेंट फिगर को लेके। ठीक है। तो व्हाट आर द डिफरेंट रूल्स ऑफ फाइंडिंग द सिग्निफिकेंट फिगर। फिर आ गया हमारा डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में से, डायमेंशन। डायमेंशन यू शुड नो हाउ टू फाइंड द डायमेंशन, दैट इज यू शुड एक्सप्रेस देम इन एमएलटी फॉर्म। ठीक है। एमएलटी फॉर्म में एक्सप्रेस करना होगा। और कुछ ऐसे क्वांटिटीज है जैसे कि टॉर्क हो गया। ठीक है। टॉर्क हो गया, या फिर हमारा हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, और या फिर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये सभी क्वांटिटीज का डायमेंशन थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है। डायमेंशन का एक लिस्ट एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, अच्छे से डायमेंशन का सभी लिस्ट में आप प्रिपेयर कीजिए। और इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि जैसे which two physical quantities have same dimension, like work and energy they have same dimension। इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ठीक है। डायमेंशन को अच्छे से याद करना होगा। और उसके बाद आ गया हमारा डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशंस। ठीक है। तो इसके अंदर डायमेंशन का एप्लीकेशंस, 4 टाइप का एप्लीकेशन, देर आर 4 एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन आर देयर। इसमें से क्वेश्चंस लगभग तय है, मोस्ट चांसेस आर देयर कि क्वेश्चन आर गोइंग टू बी आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन को हमें अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। ठीक है। इसका 4 एप्लीकेशन रहता है, चारों एप्लीकेशन को अच्छे से आपको प्रैक्टिस करके जाना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद आएंगे हम इसके एनसीईआरटी के एग्जांपल्स। तो देखिए यहाँ पर इस साल के लिए एरर का पार्ट जो है वो डिलीट कर दिया गया है, इसलिए मैंने एरर को इंक्लूड नहीं किया। ओनली आई एम गिविंग द एग्जांपल व्हिच आर बेस्ड ऑन द डायमेंशन, डायमेंशनल एनालिसिस, सिग्निफिकेंट फिगर। इसी टॉपिक में से ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो है वो 2.13, 15, 16 एंड 17 है। और एक्सरसाइज के सिर्फ 3 क्वेश्चन है, 2.3, 2.10 एंड 2.14। ठीक है। तो एनसीईआरटी के कुछ कम ही क्वेश्चन है, इसके अलावा आप एस एल अरोड़ा के
अच्छे क्वेश्चन दिया हुआ है उसके एग्जाम्पल में, वो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, तो दैट विल बी एनफ फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। ठीक है, तो अभी चलिए देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है हमारा मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन चैप्टर में से आपका देखिए क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है, पहले कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस, ये 2 या फिर 1 मार्क में पूछ सकता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस। सिमिलरली स्पीड एंड वेलोसिटी, ये भी 1 मार्क या फिर 2 मार्क में पूछ सकता है, लेकिन इसका चांसेस बहुत ही कम है आने का। हमें सिर्फ इस टॉपिक्स को थोड़ा ओवरलुक करना होगा। ठीक है, बिल्कुल छोड़ के नहीं जाएंगे, थोड़ा सा ओवरलुक करके जाना होगा। फिर आ गया हमारा एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया। इसमें से तो क्वेश्चन 100% आएगी, इसमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चन 100% आएगा। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी का जब फॉर्मूला रहता है एवरेज इक्वल टू हमारा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल दैट इज डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी इंस्टेंटेनियस का हमारा फॉर्मूला हो गया डी एक्स अपॉन डी टी, ये दोनों फॉर्मूला दैट इज द डिफरेंशिएशन। तो here you should know how to differentiate, डिफरेंशिएशन अच्छे से आपको आना चाहिए। तो वो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन रहता है उसे डिफरेंशिएट करने से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वेशन आएगा, और टाइम का वैल्यू पुट करने से वेलोसिटी का वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये दोनों टॉपिक में से न्यूमेरिकल एक न्यूमेरिकल लगभग तय है, इसमें से एक न्यूमेरिकल हो सकता है। ठीक है, फिर अभी नेक्स्ट देखेंगे, उसके बाद आ गया हमारा reduce the equation of motion by calculus method। calculus method that means the integration और differentiation method यूज करके इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना है, जो कि हमारा 3 इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हो गया, या फिर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, और एक s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये तीनों इक्वेशन को हमें अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, कैलकुलस मेथड में से भी क्वेश्चन आने का बहुत ही कम चांस है। They generally ask this derivation by using the graphical method। ठीक है, तो आगे देखेंगे ग्राफिकल मेथड में डिराइव करना। फिर अभी देखिए नेक्स्ट, उसके बाद आ गया हमारा डिस्कशन ऑफ मोशन अंडर फ्री फॉल। ठीक है, इसके टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल आने का बहुत ही हाई चांस है। देर इज ए वेरी हाई चांस इट में आस्क टू फाइंड द मैक्सिमम हाइट, या फिर कितना टाइम लगेगा, या फिर सब बिल्डिंग ऐसे दिया होगा उसमें से कुछ बॉल को हम ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे तो कितने टाइम के बाद वो नीचे आएगा, या फिर हाइट ऑफ बिल्डिंग पूछ सकता है। ये सभी न्यूमेरिकल इस टॉपिक में से आएगा। ठीक है, इस टॉपिक में से डिराइवेशन थोड़ा कम है, डिराइवेशन के चांसेस कम है, न्यूमेरिकल मस्ट, इस टॉपिक में से न्यूमेरिकल एक अच्छे से आ सकता है। ठीक है, और एक छोटा सा प्रूव इसमें है, प्रूव द टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू द टाइम ऑफ डिसेंट। बहुत ही आसान से प्रूव है, आप भी आराम से करके प्रैक्टिस करके जाइए। टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, ये भी कम चांस है आने का, लेकिन प्रैक्टिस कीजिए, न्यूमेरिकल के लिए आपको यूज होगा। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारा ग्राफिकल एनालिसिस। ठीक है, ग्राफिकल एनालिसिस और ग्राफ्स के बारे में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो ये तीनों ग्राफ के डिफरेंट केसेस को हमें अच्छे से समझना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ में से एक क्वेश्चन 100% आएगा। तो कौन सा क्वेश्चन देखिए आ सकता है ग्राफ में से, कि ग्राफ का अगर आपको पूछेगा कि डिफरेंट केसेस, अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, या फिर यूनिफॉर्म मोशन में है, या फिर यूनिफॉर्मली इट इज एक्सेलरेटिंग, मतलब इसका स्पीड इंक्रीज हो रहा है, तो इसी केस में आपको पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करना होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। ये तीनों आपको इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीनों ग्राफ इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ ही ये जो ग्राफ है इसका हमें स्लोप भी फाइंड आउट करना होगा, और एरिया भी फाइंड आउट करना होगा। तो ये देखिए जो स्लोप का वैल्यू होता है पोजीशन टाइम ग्राफ का, इसमें से हमें वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी का वैल्यू, और इसमें से अगर एरिया अगर फाइंड आउट करेंगे डिस्प्लेसमेंट या फिर पोजीशन टाइम ग्राफ का, हैव नो वैल्यू, इसमें से कुछ वैल्यू नहीं आएगा। फिर आ गया हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसका फिर से हमें स्लोप फाइंड आउट करना है, और इसका एरिया भी फाइंड आउट करना है। इसका स्लोप अगर हम फाइंड आउट करते हैं, स्लोप में से एक्सेलरेशन का वैल्यू हमें मिलता है, और एरिया अगर फाइंड आउट करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया से हमें डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, और उसी तरह एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप और उसके साथ उसके एरिया, तो स्लोप में से कुछ वैल्यू नहीं हमें मिलेगा, लेकिन अगर एरिया हम फाइंड आउट करते हैं देन वी आर गोइंग टू गेट वेलोसिटी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि स्लोप और एरिया के ऊपर बेस करके न्यूमेरिकल क्वेश्चन
एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल आ सकता है ग्राफ के ऊपर, और उसके साथ डिफरेंट सिचुएशन में जो भी ग्राफ्स हमारे है वो ग्राफ्स को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है, वो याद रख के जाना है कौन से सिचुएशन में कौन सा ग्राफ यूज होगा। ठीक है, तो फिर आ गया एंड में रिड्यूस द इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो इक्वेशन ऑफ मोशन, जो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन थे उसको ग्राफ यूज करके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जनरली हम यूज करते हैं, हमें उसका डिराइवेशन करना है। और एक चीज यहाँ पर मिस हो गया जो कि है न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर बेस करके न्यूमेरिकल आ सकता है, कि 3 मार्क में न्यूमेरिकल आएगा इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर बेस कर। ठीक है, तो ये सभी टॉपिक्स इसमें से इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स अगर देखेंगे तो 3.1, 3.2, 3.4 एंड 3.8 एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है। और उसके साथ एनसीईआरटी के एक्सरसाइज अगर देखेंगे तो 3.3, 4, 5 ये तीनों ही इम्पोर्टेंट है। और 3.6, 10, 11, 12, 14, 16, 19 एंड 27, 16, 19 जो है वो ग्राफिकल के क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के। ठीक है, तो इतने क्वेश्चंस को आपको तो मिनिमम ही प्रैक्टिस करना है। के अलावा ये अगर आपका अच्छे से कंप्लीट हो गया इतना क्वेश्चन, तो आप फिर एस एल ओरा हो गया या फिर प्रदीप हो गया, ये सभी रेफरेंस को आप यूज कीजिए और उसमें दिया गया एग्जांपल्स वो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। पहले बहुत सारे न्यूमेरिकल को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, कंसेप्ट को अच्छे से समझिए, और न्यूमेरिकल जो है वो अच्छे से आपके आसानी से हो जाएगा। कंसेप्ट और फॉर्मूला को अच्छे से याद रखना होगा, तो न्यूमेरिकल थोड़े प्रैक्टिस के बाद अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, अच्छे से एग्जाम के लिए तैयारी कीजिए। थैंक यू।